हेलो मेरे यूपी के गाँव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप समझिए 100 में 100 नंबर का आपका आने का चांस है बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का कोड है 340 RN। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी सोरोकिन। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, माल्थस इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1829। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, 1828 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अमृता देवी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए केवल ग्राम्यता, ऑप्शन बी केवल नगरीयता, ऑप्शन सी ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ग्राम्यता एवं नागरिकता का संयोजन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिकीकरण के परिणाम है। ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी नए वर्गों का उदय, ऑप्शन सी श्रम का विभाजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए एकरूपता, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी प्राथमिक संबंध, ऑप्शन डी गतिशीलता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, गतिशीलता इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। ऑप्शन ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी जातवाद, ऑप्शन सी संप्रदायवाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जातवाद, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, जातिवाद इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी हर्शकोविट्ज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, हर्शकोविट्ज के राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ग को परिभाषित कीजिए, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा या जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नातेदारी के प्रकार लिखी। नातेदारी की प्रकार लिखी। इसका उत्तर है 8 प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं। पत्नी पिता पुत्र, पिता पुत्री माता पुत्र, पत्नी पिता पुत्र, पिता पुत्री माता पुत्र, माता पुत्री भाई बहन और छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन
प्राथमिक रक्त संबंधी रिश्तेदार वे रिश्तेदार होते हैं जो जन्म से एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? इसका उत्तर है क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपनी पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है था ऐसे क्षेत्र की पूयकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? इसका उत्तर है सर्वेक्षण पद्धति एक प्रक्रिया, उपकरण या तकनीक है जिसका उपयोग लोगों के पूर्व निर्धारित समूह से प्रश्न पूछकर अनुसंधान में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के परिणाम व संबंधी व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन परिवर्तनों को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, परिस्थितियां, सामाजिक सरभावनाओं आदि में होने वाले परिवर्तन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उदारीकरण क्या है? इसका उत्तर है उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाने से है। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। सामाजिक बहिष्कार से आपका क्या आशय है? इसका उत्तर है सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को समाज में दूसरे के साथ घुलने मिलने से सामूहिक इनकार करने की एक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समाज में कानून की क्या भूमिका है? समाज में कानून की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कानून नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दबाव समूह की अवधारणा क्या है? इसका उत्तर है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 से लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस लोग और क्रेटोस नियम से हुई है जिसका मूल अर्थ लोगों का शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका चुनाव लड़ना, नीतियों व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका, सरकार बनाना, विरोधी दलों के रूप में काम करना, जनमत का निर्माण करना,
कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना आदि। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है, भूमि सुधार का महत्व। भूमि का समान वितरण प्राप्त करना, भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों के बीच अधिरोष भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए भूमि के स्वामित्व की सीमा को लागू करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, किराएदारी कानूनों में सुधार, भूमि चकबंदी के माध्यम से भूमि विखंडन को कम करना आदि। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है पर्यावरणीय आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसमें व्यक्ति समूह एवं विभिन्न गठबंधन शामिल होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में एक आम रुचि का अनुभव करते हैं तथा पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करते हैं। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हैं बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके गुणों एवं दोषों की चर्चा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साक्षात्कार या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्यों से आमने सामने की बातचीत का साक्षात्कार कहा जाता है। बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। इस विधि से सूचनादाता की विचारों और भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राहतकार देने वाले व्यक्ति केवल रचनाओं एवं सूचनाओं एवं समझ की अभिव्यक्ति होती है। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के सूचनाओं एवं समझ की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति के गोपनीय में आंतरिक बातों की जानकारी होती है। साक्षात्कार देने वाला अपने कार्य के उद्देश्यों के अनुकूल व्यक्ति के चयन करने में सक्षम होता है। दोष, इस विधि में तथ्यों के संकलन में अधिक समय लगता है क्योंकि परीक्षणकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इस विधि में जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे मौखिक होते हैं और परीक्षणकर्ता की स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं, अतः परिणाम निकालने में असुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या ना कर पाने की अक्षमता को दिव्यांगता कहा जाता है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्या, दिव्यांग लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 सांसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य दिव्यांगता से पीड़ित हैं। शिक्षा का अभाव, संपूर्ण दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या में से 45% लोगों शिक्षित हैं, अतः शिक्षा का अभाव है। दिव्यांगता और गरीबी में पारस्परिक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है ग्राम पंचायत गांव की विभिन्न जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए सरकार का एक स्थानीय निकाय है। ग्राम पंचायत का निर्माण भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया है। ग्राम पंचायत के कार्य ग्रामीण विकास, कृषि विकास, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, राजस्व संग्रहण,
सामाजिक कल्याण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब संपूर्ण देश में अकाल की स्थिति बन गई थी। उस स्थिति में भारत ने 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति को अपनाया था। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसमें पारंपरिक बीजों के स्थान पर उक्त किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देना, सिंचाई योजनाओं को विस्तार तथा उर्वरकों आदि सब्सिडी देना प्रारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज बाजारोन्मुख और गतिशील हो गया। अब कृषि जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह ग्रामीण समाज की आय का मुख्य स्रोत बन गया। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक और शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ, जिससे पारस्परिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। ग्रामीण क्षेत्रों असमानता बढ़ी। इस असमानता ने संघर्ष को जन्म दिया। किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने लगा। अथवा करके जो क्वेश्चन है वो औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास पर निबंध लिखिए। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं, जबकि केवल आपको एक ही लिखना रहता है। सभ्यता के आगमन से पहले मनुष्य शिकारी हुआ करता था। कृषि को अपनाने की सभ्यता की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया। मनुष्य एक स्थान पर बसने लगे, समाज बनने लगा। खेतों में मवेशियों का प्रयोग बढ़ गया और आय का मुख्य स्रोत कृषि बनकर उभरा। किंतु 16वीं शताब्दी में जैसे इंजीनियरिंग और विज्ञान का विकास हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर बदलाव आना शुरू हो गया। यूरोप और अमेरिका ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति के गवाह बने। समाज में कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया। जैसे जैसे खेत पर जनशक्ति की आवश्यकता कम होती गई, अधिक से अधिक लोग नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। औद्योगिक समाज कृषि समाज की तुलना में अधिक समृद्ध हो गया। औद्योगिक समाज में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई। औद्योगिक समाज पहले से ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो गया। विभिन्न संस्कृतियों की सामंजस्यपूर्ण स्थापना हुई, मानववाद का विकास हुआ। इस प्रकार औद्योगिक समाज पहले से सब सुसंस्कृत और ज्यादा मनमानवीय हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है दहेज विवाह के समय दूल्हा पक्ष वालों को दुल्हन के परिवार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। दहेज प्रथा के कारण सामाजिक संरचना। दहेज प्रथा काफी हद तक भारतीय समाज की प्रतिसत्तात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। पुरुषों को शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के मामले में महिलाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को परिवार में ज्यादा महत्व दिया जाता है। शिक्षा का अभाव। अभी भी समाज में शिक्षित महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है, जिसके कारण यह सामाजिक बुराई अभी तक व्याप्त है। जैसे जैसे शिक्षित और आत्मनिर्भर होती जाएगी, यह बुराई समाप्त होती जाएगी। योग्यतम वर्ग की खोज पूरी के पिता द्वारा मुभीय एवं आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की खोज की जाती है, जिसके कारण इसकी कीमत दहेज के रूप में चुकानी पड़ती है। समाज में दहेज को प्रतिष्ठा से जोड़ना। समाज में यह भी मान्यता है कि जितना दहेज मिलेगा उतना ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा।
बढ़ेगा। दहेज प्रथा का परिणाम, दहेज प्रथा के कारण सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया। समाज में लिंग असमानता, गरीबी, लड़कियों के प्रति अन्याय, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आर्थिक बोझ आदि परिणाम देखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। अब अथवा करके एक क्वेश्चन है, जनजातीय कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है जनजाति कल्याण के लिए सरकार के प्रयास, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना। यह योजना उन आदिवासी छात्रों को ऋण प्रदान करती है जो ऋण प्रदान किया जाता है। समृद्धि ऋण योजना, यह योजना के तहत व्यवसायिक इकाइयों के लिए 50 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन दिया जाता है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास योजना है। इस योजना के तहत स्वयं के रोजगार प्रारंभ करने के लिए 2 लाख का ऋण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, यह योजना जनजातीय SHG के लिए छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 50,000 रुपये ऋण प्रदान किया जाता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अवस्थित विद्यालय की व्यवस्था की गई है। वन बंधु कल्याण योजना, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना BKY की शुरुआत 2014 में की थी। इसके एक विकास खंडों में पायलट आधार पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 का जो अथवा करके क्वेश्चन था उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जनसंपर्क माध्यम के बदलते हुए स्वरूप पर चर्चा कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आज का युग सूचना और क्रांति का युग है। मास मीडिया या जनसंपर्क हमारे जीवन का अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रायः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन चालू करते हैं अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, वीडियो, खेल और सीधी आदि। उन्हें मास मीडिया या जनसंपर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्री और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में था। रेडियो माध्यम से ही जनसंपर्क संभव था, किंतु 1980 के दशक में टेलीफोन के प्रचलन ने जनसंपर्क को और बढ़ावा दिया। आज टीवी सबसे बड़ा जनसंपर्क माध्यम बन गया है। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुए। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया। इंटरनेट का प्रचलन ने जनसंपर्क माध्यम को और तेज कर दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से विश्व से जुड़ा रहता है। अब चलते फिरते कहीं भी संपर्क में रहना संभव हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि जनसंपर्क माध्यम में क्रांतिकारी बदलाव आया। ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। अथवा करके क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है, भारत में महिला आंदोलन समय के साथ विकसित हुआ। महिलाओं के आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। देश का कोई भी क्षेत्र रहा हो, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर ही योगदान देती रही हैं। आज़ादी के पूर्व में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। गांधीवादी आंदोलन हो या क्रांतिकारी आंदोलन, सभी में इसे देखा जा सकता है। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन इसका उदाहरण है। वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में है चिपको आंदोलन, जो पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन बना, जिसमें महिलाएं वृक्ष काटे जाने का विरोध करने हेतु वृक्षों पर लिपट कर उनकी लिपट कर उनकी रक्षा करती थी। आंध्र प्रदेश में 90
के दशक में महिलाओं ने शराब विरोधी आंदोलन किया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश सरकार को 1995 में शराब प्रतिबंधित करना पड़ा। इसी प्रकार महिलाओं ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं ने सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित रास्ते और सुरक्षित देश की मांग के साथ आंदोलन की। ये था क्वेश्चन नंबर 29 का जो था ये क्वेश्चन था, उसका आंसर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।